Wish you a very warm welcome to our channel. Today we will be discussing a topic, a word which brings terror in our minds, a dread in our minds, that is cancer. Why cancer cases are increasing, they are rising dramatically, especially if we talk about our country India. On average, more than 1800 Indian peoples are dying from cancer every day, with new cancer cases projected to increase by 25% by 2025. 25% की वृद्धि हो सकती है 2025 तक. Cancer just it is becoming a major killer. So we have to do something about this. तो WHO ने भी एक फैक्ट शीट भी जारी किया था जिसमें कि it has discussed about NCDs. NCDs is non communicable diseases, जिसमें कि cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases or diabetes, they are the major cancers for death all over the world. Especially cancer, 1 in every 6 death accountability दिया गया है, and 9.3 million people per year death होता है, and 44% of cancer deaths could have been prevented or delayed by eliminating the risk to health. तो अगर रिस्क फैक्टर्स जो है जो हम लोग अभी आने वाले समय में जानेंगे, तो इसको अगर एलिमिनेट कर देंगे तो देर इज चांसेस टू प्रिवेंट डेथ. तो प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. केसेस दे हैव शार्पली राइजन, है ना, स्पेशली अराउंड 1990 के दशक के बाद से ज़्यादा और बढ़ने लग गया है. कौन कौन से केसेस, कौन कौन से कैंसर्स, जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, माउथ, है ना, एसोफेगस जो कि हेड एंड नेक कैंसर को इंक्लूड करता है, देन लीवर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर, किडनी, पैंक्रियाज, है ना. तो ये सब का ज़्यादा वृद्धि इंक्रीज हो रहा है. स्पेशली लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. लंग कैंसर mainly associated to smoking and all those diseases, and breast cancer is mainly due to abnormality in estrogen hormonal level in females. And mouth cancer भी mainly it is due to use of non-tobacco sources such as गुटखा, पान गुटखा, है ना, सुपारी एंड जो एरिका नट जिसे बोलते हैं, ये सब यूज करने की वजह से सब केसेस और ज़्यादा बढ़ रहा है. इवन कोलोन कैंसर्स है ना, कोलोन कैंसर जो है ना, हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड फूड हैबिट्स, वेस्टर्नाइज फूड हैबिट्स के कारण. सो एबनॉर्मल कैंसर, पहले हम लोग कैंसर के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? कैंसर. अगर प्रॉपर सेल डिवीजन हो रहा है, कोई भी एक जगह प्रॉपरली ग्रोथ हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है. अगर सेल का नॉर्मल डिवीजन हो रहा है, अगर एबनॉर्मल हो जाएगा तो उसे क्या बोल देते हैं? कैंसर, है ना. और उसका पर्टिकुलर एक ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रो करके कोई पर्टिकुलर एक टिश्यू है ना, ऐसा नया टिश्यू बना लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर. जैसे कि जनरली नॉर्मल सेल डिवीजन हम लोग करते हैं. सेल्स, इफ यू टॉक अबाउट सेल्स, ये देखिए क्या है? नॉर्मल सेल डिवीजन. तो नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है जिसमें कि अगर सेल डैमेज वगैरह भी हुआ, सेल में कुछ डैमेज आया, उसके जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसमें कुछ डैमेज वगैरह आया, तो जनरली बॉडी ट्राई करता है उसको रिपेयर करने का. अगर रिपेयर नहीं हो पाया, डैमेज वगैरह हो गया या डेथ हो गया, बुरा सेल हो गया, तो उसको सेल को डेथ कर देता है. तो प्रोग्राम सेल डेथ होता है जिसको कि एपोप्टोसिस भी कहा जाता है. क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस. तो एपोप्टोसिस के जरिए इसका डेथ हो जाता है. बट कैंसर में क्या होता है? दे विल इवेड दिस एपोप्टोसिस, इससे बच जाते हैं वो, है ना. और इसके अंदर है ना वेरियस तरह के जीन्स और भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि जो ट्यूमर सप्रेसर सेल्स जीन्स होते हैं जो कि सप्रेस करके रखता है ट्यूमर को, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. प्रोटोऑन्को जीन्स होते हैं, प्रोटोऑन्को जीन्स जो कि और एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी ऑन्कोजेनिक जीन, मतलब कि कैंसर के जीन्स बना देते हैं. तो ये सब एक्टिवेशन हो जाता है तो इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं ना. डीएनए रिपेयर जीन है, वो काम नहीं कर रहा है, तो डीएनए रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो डीएनए में चेंजेस आ गए. डीएनए में चेंजेस आ गए मतलब कि सेल बर्बाद हो गया. सेल भाई गया, सेल तो भाई गए, है ना. तो सेल चला गया, सेल का अब वो बेकार हो गया, अपने कंट्रोल में नहीं है भाई. अब बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, बॉडी का ब्रेन का बात अब नहीं सुनने वाला है, हमारे नर्वस सिस्टम का बात नहीं सुनने वाला भाई. वो अपने मन से अपना ग्रो करने वाला है. वो सेल विल भी अपने आप, है ना, उसका सेंट्रोजोम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, अपना पूरा सेल डिवीजन स्टार्ट करने लगता है. तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है. तो इस एबनॉर्मल सेल डिवीजन के कारण सेल्स सब मिलके
टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर एक बनाएंगे, ग्रोथ बनाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए इसको टिश्यू नहीं बोला जा रहा है ना, न्यू टिश्यू नहीं बोला जा रहा है। डिसऑर्डरली है ना, ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको ट्यूमर बोला जाता है या फिर नियोप्लाज्म। ठीक है, न्यू मतलब नया, कोई भी नया चीज का स्ट्रक्चर, नया न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो बॉडी के अंदर कोई भी लंप है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर को दिख रहा है, अगर बाहरी सतह पे है, सरफेस पे, तो वो तो दिख जाएगा, बट अंदर हो रहा है तो हमें चेंजेस बहुत देर से पता चलता है। ठीक है, तो कुछ जो सिम्टम्स आएगा तो उसको से हम लोग को तैयार रहना है। तो दिस इज अबाउट बेसिक्स अबाउट जो कैंसर है ना, कैंसर का सेल डिवीजन। ठीक है, तो कैंसर का सेल डिवीजन जनरली है ना, जो नया लंप बना देता है, जैसे कि ये ग्रुप बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड ए ट्यूमर, है ना, ये ट्यूमर हो गया। तो अब सब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि कैंसर क्या है, ट्यूमर क्या है। कैंसर दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हम लोग पहले ट्यूमर जो वर्ड होता है, ट्यूमर के अंदर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्यूमर के अंदर एक तो बेनाइंग फॉर्म होता है, बेनाइंग मतलब कि कम नुकसान पहुंचाने वाला, शुरुआती स्टेज वाला। तो दूसरा क्या होता है? मैलिग्नेंट, है ना, मैलिग्नेंट ना, मैलिग्नेंट मतलब कि खतरनाक, बदमाश वाला। तो बदमाश वाला जो ये ट्यूमर होता है ना, उसको मैलिग्नेंट बोलते हैं। इसी को कैंसर बोला जाता है ना। कैंसर मतलब कि कैंसर वर्ड आया है कि ये ना अपना क्रैब कैसे अपना फैला देता है, अपना सारा पैर सारा तरफ है ना इलाका कवर कर लेता है, तो कैंसर सेल्स अपना पूरा उस पर्टिकुलर सराउंडिंग टिश्यू का इलाका कवर करके हथिया लेता है, तो इसीलिए उसको कैंसर बोला जाता है। ठीक है, तो कैंसर क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन इन डीन और जीएनए की, डीन या फिर जीन के चेंजेस के कारण इसका सेल का फंक्शन चेंज हो जाता है, तो इसके कारण उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो फिर वो धीरे धीरे अबनॉर्मल हो जाता है, फिर अबनॉर्मल सेल्स डिवीजन करने लगते हैं, तो कैंसर हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो जीन क्या है सर, जो है ना जीन, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमैटिन फाइबर्स जनरली होते हैं। डिवीजन के समय मेटाफेज स्टेज में जनरली क्रोमोसोम्स दिखा जाता है, तो क्रोमोसोम्स को अगर बात किया जाए तो उसको बहुत ही जैसे ऊन समझ लीजिए, है ना। क्या होता है ऊन, है ना, ऊन का धागा में लिपटा हुआ कितना कितना छोटा है ना, पूरा निकाल लीजिएगा तो करीब डीएनए करीब 6 फीट का हो जाएगा। तो पूरा हमारा क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का ना, किस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, ये एक प्रोटीन होता है उसके अराउंड भी लिपटा रहता है, तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो डीएनए बोलते हैं। इन्हीं डीएनए का कुछ पर्टिकुलर्स ना, सपोज ये पूरा ऐसा एक डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल ऐसा स्ट्रक्चर है, जिसका बेसिक्स न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, तो इन ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स नाइट्रोजन बेसिस, है ना, सुगर और फॉस्फेट के मिलके पूरा ये बना रहता है ना। सुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है ये वाला, और फिर न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये सब डीएनए। तो मैं बात कर रहा हूँ डीएनए का ना, ये मान लो डीएनए है, तो पर्टिकुलर कोई एरिया जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि मान लो कोई, है ना, आँख का कलर का बात कर रहे हैं ना, तो आँख का कलर जैसे कि मान लो किसी का ब्लू होता है, ब्राउन होता है, पर्टिकुलर मान लो ये फंक्शन कोई ऐसा, है ना, कोई प्रोटीन मेलानिन कोई ऐसा सिक्रीट करेगा, है ना, पर्टिकुलर, तो वो जाके फिर प्रोटीन पर्टिकुलर एक प्रोटीन बनाएगा, तो वही एक कलर देता है। तो अगर आने वाला जो डीएनए है ना, ये डीएनए है, तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, फिर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है ना, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए ना, मान लो कितना एरिया डीएनए का कोई अच्छा से प्रोटीन बना रहा है, कोई अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे? जीन बोला जाता है। ठीक है, तो डीएनए हो गया आपका, है ना, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये तो एक और अलग ही मैटर हो गया ना, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन बोला जाता है, दैट इज डिफरेंट मैटर है। तो इसी जीन है ना, हम लोग बात क्यों समझ रहे हैं, इसी जीन में कुछ गड़बड़ी आ गया है ना, डीएनए का सीक्वेंस है ना, जो कि इसका जो सीक्वेंस होता है इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है ना, तो गड़बड़ी को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। टेक्निकल वर्ड क्या बोल दिए भाई? म्यूटेशन। लो, नया वर्ड और आ गया है ना, म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन अगर डीएनए के अंदर चेंजेस हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया तो मतलब कि वो कैंसर सेल में तब्दील हो गया। ठीक है, ये दिस इज बेसिक जस्ट अबाउट कैंसर। ठीक है, तो जेनेटिक चेंजेस जो है ये कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना, या तो नॉर्मल सेल डिवीजन और उसी में कुछ एरर आ गया, कुछ गड़बड़ी आ गया, या फिर बाहर से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ गए एनवायरनमेंट से, जैसे कि टोबैको स्मोक, है ना,
जो भी एरिका नट का जो भी उसके अंदर के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हो गया, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, या फिर कोई हार्मोन्स वगैरह, एस्ट्रोजन वगैरह, या कोई हैवी मेटल जैसे कैडमियम, आर्सेनिक, है ना, तो इन सब के कारण भी डीएनए में डैमेज हो सकता है, या फिर डैमेज डीएनए वगैरह ही कुछ इनहेरिट हो सकता है हमारे पेरेंट्स से। तो ये कुछ तरीके हैं, है ना, या फिर या तो देखिए हेरिडिटरी हो सकता है, तो ये हमारा जो डीएनए है वो कैसे कैसे डैमेज हो सकता है, या फिर कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हो सकता है ना, कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब यूज उसके कारण हो सकता है ना, कोई वायरस होता है जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो एप्स्टेन बार वायरस, ये सब इसके कारण भी वो डीएनए में डैमेज ये सब वायरस ला सकते हैं ना। स्मोकिंग हो गया तो उसमें स्मोकिंग में तो करीब 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं ना, बहुत नुकसानदेह होता है। तो कोई भी किसी चीज़ में चेंजेस है ना, कोई भी सेल के अंदर चेंज ले आया, मान लो एल्वियुलर सेल के अंदर चेंज ले आया, तो वो सेल गड़बड़ा गया, तो वहाँ पे कुछ चीज़ हो गया, तो चेंजेस आ गए, सेल डिवाइड करने लगा अब नॉर्मली, तो वो क्या हो गया, वहाँ कैंसर कॉज कर दिया ना। तो या फिर नॉर्मल सेल डिवीजन में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो है ना, उसका जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, अगर उसमें गड़बड़ी आ गया तो कैंसर हो गया, है ना। इवन क्रॉनिक इरिटेशन टू पर्टिकुलर प्लेस, एक ही प्लेस पे कांस्टेंट इरिटेशन हो रहा है ना, महीनों महीनों सालों साल, तो वहां पर भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, उस नॉर्मल सेल में भी सिर्फ क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, जिसके कारण कि वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। तो ये दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। जनरली हमारा बॉडी क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है जो भी डैमेज डीएनए है ना, डीएनए रिपेयर जीन्स, उन सब के मदद से डैमेज को ठीक कर देता है। बट हमारा बॉडी का एबिलिटी अगर अच्छा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जनरली एज हो जाता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, बुढ़ापा आते जाता है, तो बॉडी का एबिलिटी घटते जाता है, तो उस समय डीएनए का रिपेयरमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। और बेस इफ यू टॉक अबाउट ट्यूमर्स, जैसे कि मैंने बताया था, है ना, एक बेनाइन ट्यूमर होता है और एक को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। वन इज बेनाइन ट्यूमर और वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर क्या है भाई ना, ढका रहता है कैप्सूल से, अपना लिमिटेड रहता है कोई भी जगह, ठीक है, और वो ज़्यादा ब्लड वेसल ये सब में नहीं जाता, नीचे नीचे नहीं जाएगा। बट वो जो जाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट, ठीक है। तो उसको जैसे कि कोई भी अल्सरेशन हुआ है, अल्सरेशन मतलब कि एपिथेलियम के अंदर कोई भी फट गया, वो कोई भी एरिया ना, कट वगैरह लग जाता है, तो उसको ना कोई भी अगर डैमेज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अल्सरेशन। कुछ कॉज हुआ था ना, तो सेल डेथ वगैरह हो गया ना, तो कुछ एबनॉर्मल सेल्स इसमें बन गए, तो एबनॉर्मलिटी आ गई, और ये कुछ इसके आसपास में पड़े हुए जो भी ब्लड वेसल्स थे उसके अंदर चले गए, और फिर वहाँ से एनर्जी लेने लगे, तो वो सारे आसपास के टिश्यूज का भी एनर्जी खा जाएगा, है ना, उसको भूखा मार देगा, तो आसपास का सेल, नॉर्मल सेल मरने लगेगा, तो नॉर्मल सेल मर जाएगा और खुद ताकतवर हो जाएगा। सेल क्या, कैंसर सेल ताकतवर होते जाएगा और खूब डिवाइड करते रहेगा, ब्लड से अपना एनर्जी लेते रहेगा ना। कुछ समय ऐसा आएगा जबकि जैसे कि कोई ब्लड वेसल से तैरता हुआ ना, कोई इसका एक पर्टिकुलर टुकड़ा टूट गया, टूट के, है ना, नीचे ऐसा बिखर गया, तो चला गया, और कोई ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल से कोई मान लो सपोज एक कोई दूसरे जगह, कोई मान लो कि लीवर में था ना, तो मान लो लंग में कहीं चला गया दूसरी जगह, तो वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे और चला गया, नया ग्रोथ कर दिया, एक सेल और भी सेल बना दिया, तो न्यू ग्रोथ वहाँ बना दिया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। क्या बोलेंगे, मेटास्टैसिस, है ना। तो मेटास्टैसिस हो गया, न्यू तरह का चेंजेस आ गए उसमें, है ना। तो एक जगह वहाँ गया और वहाँ पे चेंज लिया ना, फिर और भी जगह जहाँ भी जाएगा तो जगह जगह बहुत जगह ट्यूमर्स बना देगा, नया नया न्यूप्लाज्म बना देगा। तो ये कैंसर का एक मैलिग्नेंट सेल का प्रॉपर्टी हो गया। तो इसके पास कैपेसिटी होता है मेटास्टाइज करने का, है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाके दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक देखिए इसका ना, नॉर्मल इतना जानकारी जान लीजिए, क्या बेनाइन ट्यूमर एक होता है, एक क्या होता है, मैलिग्नेंट। बेनाइन वाला से थोड़ा कम घबराना है, लेकिन है तो कोई कोई तो बहुत ही नुकसान कर सकता है, ऐसा नहीं है। ब्रेन में अगर ट्यूमर हो गया तो ग्लैमा वगैरह, तो ये सब नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो कैप्सुलेटेड होता है और ये नॉन इन्वेजिव है ना, जनरली सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वेड नहीं करता, उसमें दखलंदाजी नहीं करता है ना, घुसपैठ नहीं करता है, ठीक है। और फिर क्या है, डू नॉट मेटास्टाइज, मेटास्टासिस मैंने बताया तो ये नहीं करता है। और वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है ना, सेल्स से ना ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएगा, बाहर मतलब माइक्रोस्कोपिकली देखा जाएगा तो सेल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, एबनॉर्मलिटी, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी चेंजेस आ गया तब तो वो उसको क्या बोलते हैं, पोरली डिफ्रेंशिएटेड, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में होता है। और बेनाइन ट्यूमर्स में क्या वर्ड सफिक्स जनरली ओमा होते हैं ना, फाइब्रस कोई टिश्यू है ना, फाइबर उसमें अगर चेंजेस आ गया तो बेनाइन ट्यूमर को क्या बोलेंगे, फाइब्रोमा,
अगर इसी तरह मैलिग्नेंट में आ गया तो क्या बोल देंगे, फाइब्रोसार्कोमा, सार्कोमा वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये फास्ट ग्रोइंग होगा, है ना, नॉन कैप्सुलेटेड होगा, इन्वेजिव होगा, है ना, मेटास्टाइज कर सकता है, पोरली डिफरेंशिएटेड, और इसमें जैसे कि एपिथेलियम वगैरह का है ना, तो फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो गया तो कार्सिनोमा बोल देंगे, है ना, फाइब्रोसार्कोमा हो गया, है ना, या फिर यूट्रस में अगर हो गया तो अगर लियोमायोमा है ना, उसके मसल्स का होता है तो सर्वाइकल कैंसर जो बोलते हैं ना, लियोमायोमा हो गया, या फिर इसमें क्या होगा, लियोमायो सार्कोमा हो गया, तो ऐसा नाम दिया जाता है। तो इस तरह वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर हो सकते हैं ना, ब्लड्स वगैरह में ल्यूकेमिया वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब फेमस कैंसर्स है नाम, ठीक है। तो मेटास्टेसिस देखिए मैंने जो जिक्र किया था, जैसे सपोज यहाँ पे प्राइमरी कैंसर है, जो सपोज ये इन लार्ज इंटेस्टाइन में बना है, वहाँ पे प्राइमरी कैंसर हुआ, वहाँ से ये ब्लड वेसल्स के स्प्रेड होके सपोज वहाँ पे एक ग्रो हो गया, तो क्या हो गया, लिवर मेटास्टेसिस। सबसे पहले जो भी कैंसर सेल होता है ना, ऐसा ग्रो है, ऐसा कैंसर सेल है, तो सबसे पहले अपना उसमें लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होते हैं तो वो एक कॉन्टैक्ट उसमें टूटने लगता है, तो उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है ना, उनमें पता नहीं चलता है कि कितना ग्रो करना है। नॉर्मल टिश्यूज़ की बात करें, सेल्स की बात करें, तो पर्टिकुलर एक जगह ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। तो अगर एबनॉर्मल्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होकर एकदम बहुत ज़्यादा बना देगा। नॉर्मल टिश्यू में हाथ वाथ कट गया, कुछ हो गया तो रीजनरेशन हो रहा है ना भाई, तो प्रॉपरली वो हो रहा है। बट एबनॉर्मल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है तो एकदम, कैंसर के अंदर डिवीजन हो रहा है तो एकदम एबनॉर्मल है, उसको कुछ अपना आता पता नहीं है भाई, वो पागल लौंडा है पागल आदमी है, तो वो कुछ भी कैसा भी ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो ग्रो कर गया है ना, अगर इसमें कैप्सूल इसमें सब कुछ नहीं है ना, टूट के बिखर के इसकी कहाँ एक एक करके, चलो एक भाई चला है ना, ब्लड वेसल्स में चला गया, ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया, मान कभी एक है सिंगल है बेचारा, ब्लड वेसल में तैरता हुआ बहता हुआ चला गया, और फिर ब्लड वेसल्स के वाल को चीरता हुआ फिर दूसरी जगह निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया, मेटास्टेसिस, है ना। थायराइड कैंसर ये सब फैल सकता है, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैंक्रियास, किडनी, कोलोन कैंसर, है ना, तो ये सब मेटास्टेसाइज कर सकते हैं दूसरे जगह में, ठीक है। लिम्फ वेसल्स की मदद से, ब्लड वेसल्स की मदद से ये दूसरे जगह जा सकते हैं, जैसे कि इसमें किडनी है ना, ओरिजिन देखा गया है ना, किडनी में, किडनी से कहाँ चल गया ब्लड वेसल्स के थ्रू होके, कहाँ पे, लीवर में, लीवर में कैंसर आ गया, तो लीवर में ट्यूमर आ गया, तो ये सब मेटास्टेसाइज का प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। हमें क्या ध्यान देखना है, सिम्टम्स के बारे में क्या ध्यान देना है कि अनयूजुअल लंप कोई हुआ गया है ना, कोई अनयूजुअल लंप आ रहा है, कोई है ना स्वेलिंग है यहाँ पे, है ना, कोई स्वेलिंग इस तरह का हो गया तो उस पर ध्यान देना है ना, कोई वेट लॉस अचानक से हो जा रहा है बहुत, है ना, बहुत दिन, है ना, बहुत दिन तक, या फिर माउथ वगैरह में अल्सर वगैरह हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, का 1 महीना 1.5 महीना हो गया ठीक नहीं हो रहा है, तो उस पर ध्यान देना है ना। खून है ना, कफ कर रहे तो ब्लड खून, कफ में खून आ रहा है ना, या फिर बाउल हैबिट्स में कुछ चेंजेस आ गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना, एनी अनएक्सप्लेन, इसका कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है ना, तो ये सब चेंजेस अगर आपके में दिख रहा है ना, शेप का ब्रेस्ट वगैरह से कुछ अनयूजुअल लंप वगैरह दिख रहा है तो उसमें ध्यान देना होता है पेशेंट्स को, या डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग हो गया है ना, या फिर ज़्यादा एकदम लगातार बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है ना, इंडाइजेशन हो रहा है, तो ये सब कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होते जा रहा है, क्रॉनिक चीज़ें में हो रहा है, तो ध्यान देना है कि भाई डॉक्टर को कंसल्ट करना, हॉस्पिटल विजिट करना है, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि कैंसर के बीच में देयर इज इंटरवल ऑफ सेवरल डिकेड्स बिटवीन इनिशियल सेलुलर डैमेज एंड क्लिनिकल कैंसर डिटेक्शन। तो इनिशियल सेलुलर सेल डैमेज हो गया, बट उसमें ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इतना भी हो जाता है कि वो सामने हम लोग को दिखे, तो बेचारा छुप छुप के सब काम करता रहता है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। फिर अब चलिए बात आ गई है ना, ये तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई, कैंसर के बारे जान लिए है ना, खैर अभी तो नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है ना, हायर क्लासेस में जाएगा और भी बहुत डीप में बताया जाता है कैंसर्स के बारे में, है ना, वी विल टेक अनदर क्लास अबाउट दैट। फिर अभी बात क्या कर रहे हैं, व्हाई कैंसर केसेस आर राइजिंग, है ना, कैंसर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि आजकल जो भी लापरवाही हो रहा है, कुछ भी तरह तरह का चीज़ें खा रहे हैं, अपने बॉडी में ठूसते जा रहे हैं, जो मन है वो खाते जा रहे हैं ना, जैसे कि ना पैकेज फूड खूब खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सब भी साथ में जा रहा है, तो वो सब नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। जंक फूड, वेस्टर्नाइज फूड जो होते हैं ना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, वो सब बहुत ही नुकसानदेह करता है बॉडी में,
और इसीलिए बॉडी को नॉर्मल फंक्शन को ना, सेल्स अगर नॉर्मल रहा, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एक्टिविटी, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। अगर नॉर्मल बॉडी का हर सेल अपना नॉर्मल फंक्शन करेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजे में रहो, मजा ही नहीं लाइफ, है ना, मजे में रहना है। बट अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना है ना, आराम वाला, है ना, कुछ काम नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, बस खाते पीते रह रहे हैं, बैठे हुए हैं एक जगह, तो ये सब अगर करेंगे तब तो फिर कैंसर की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, और भी देखिए बहुत सारे कुछ कारण आजकल, है ना, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन और बढ़ रहा है ना, पॉल्यूशन है ना, पूरा वाटर पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो या फिर ना रिवर सॉइल पॉल्यूशन हो, कैसा भी बात करें तो बहुत सब कुछ नुकसानदेह है ना। हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर लगातार आते जा रहे हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। और अगर सब्जी वगैरह की बात करें, सब्जी है ना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह की बात करें तो है ना, जो भी अगर रिवर्स के आसपास टॉक्सिक वाटर प्रेजेंट होता है, उसके कारण अगर हम लोग वो ऐसा फूड खा रहे हैं, जनरल गंदा नाला वगैरह है उसके पास का, तो उसमें अगर वहाँ से ऐसा जगह में उपजाऊ हो रहा है ना, ऐसा जगह में उपज रहा है हमारा वेजिटेबल्स, तो ऐसा वेजिटेबल्स में देखा गया है कि हेवी मेटल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है ना, लीव्स में, रूट्स में, अपने प्लांट्स के शूट्स में, स्टेम में, कहीं पे भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। और यही हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी फिर एक्यूमुलेशन हो सकता है, स्पेशली है ना कैडमियम हो गया, जैसे कि है ना कैडमियम, है ना आर्सेनिक, ना ये सब हैवी मेटल्स बहुत ही नुकसानदेह है, दे कैन कॉज कैंसर। आजकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी बढ़ गया है ना। अगर बात करें है ना 1980-1990 के कंपैरिजन में धीरे धीरे और ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो हमें क्या करना चाहिए ना, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सब का यूज़ करना चाहिए ना। तो पेस्टिसाइड वगैरह भी कोशिश किया, हर्बल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करना चाहिए, नेचुरल तरीके से यूज़ किया हुआ। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल कलरिंग है ना, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट भी आजकल बहुत होता है, जेम्स तो खाते होंगे है ना, जेम्स वेम्स, तो सब में क्या होता है, आर्टिफिशियल कलरिंग दिया जाता है, तो ये सब भी देयर कैन कॉज कैंसर्स, है ना। केक वेक में सब में है ना, चॉकलेट टॉफी सब में, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स में, तरह के सॉफ्ट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, सब तरह के कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। और कभी आजकल तो क्या होता है, एडल्ट्रेशन भी किया जाता है फूड में, है ना, कोई इंजेक्ट कर दिया जाता है, कोई केमिकल है ना, जैसा दिखे ना, उसका ग्रोथ को बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज कर दिया जाता है, अच्छे से बढ़िया ग्रोथ दिखे, बढ़िया से सब्जी बिके, तो ये सब किया जाता है। तो दीज आर ऑल मेन, दे आर रीजंस फॉर हाई इंक्रीज इन कैंसर। तो ये सब यूज जनरली कोशिश करना है, कम करना है धीरे धीरे, एक बैग तो एक अचानक तो चेंज नहीं ला सकते हैं अपने अंदर लाइफस्टाइल में, बट स्लोली वी हैव टू इम्प्रूव। और एडल्ट्रेशन तो करना ही नहीं चाहिए ना, नेचुरल कलरिंग एजेंट यूज करिए ना, जो रेड पेपर हो गया ना, ये लाल मिर्च वगैरह हो गए या हल्दी वगैरह, तो ये सब नेचुरल कलर्स वी कैन यूज देम। फिर एक नया चीज़ एकदम ना, मोबाइल, है ना भाई, मोबाइल फ़ोन तो से तो सब लोग आजकल तो मोबाइल का पूरा ही ज़माना आ गया है। तो मोबाइल फ़ोन से क्या क्या हो जाता है, रेडिएशन होता है ना, मेनली जो नॉर्मल अपना जो फ़ोन यूज़ करे उससे तो बहुत माइनर रेडिएशन होते हैं, बट अगर टावर्स की बात किया जाए ना, जो टावर प्रेजेंट होते हैं आजकल, तो छत पे टावर लगा देंगे, ये लो ना, हमारे छत के ऊपर भी टावर लगा रहता है ना, बगल में पानी टंकी है, छत है, घूम रहे हैं, मैश कर रहे हैं, अपना टावर का रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन सब कुछ आ रहा है, सब जगह फैल रहा है। तो ये दीज आर ऑल्सो रीजन्स फॉर इंक्रीज इन कैंसर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर इंक्रीज इन कैंसर दीज डेज, क्या है, गट का माइक्रोबायोम, है ना, गट का माइक्रोबायोम में चेंजेस आना। इसका मतलब क्या है सर, बताइए। गट का माइक्रोबायोम मतलब कि हमारे अंदर यूजफुल बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को ना हेल्प करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना, कुछ फैटी एसिड्स है ना, कुछ सब बनाते हैं, है ना, विटामिन के वगैरह ना, सबके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो बहुत यूज़फुल होते हैं। तो जनरली उसका इनटेक कम हो जा रहा है आजकल, तो अब उसके कारण भी नॉर्मल सेल्स फंक्शन नहीं कर पा रहे उस एरिया में, तो उसके कारण भी कैंसर्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं, मेनली इंटेस्टाइन रिलेटेड, कोलोन कैंसर ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जनरली ना जो भी गट का माइक्रोबायोटा था, तो जो भी फाइबर है ना, या फिर एंडोजिनस इंटेस्टाइनल म्यूकस है ना, तो ये सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सेलुलोज नहीं प्रेजेंट, सेलुलेज एंजाइम चाहिए ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये सब नहीं होता है, तो हमारा बॉडी है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सेलुलोज हो गया, है ना, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, तो ये सबको
डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना। तो ये सब को डाइजेस्ट करने का पावर किसके पास होता है? हमारे अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ना, अबाउट 100 ट्रिलियन है ना, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दे हैव द पावर टू रिड्यूस दिस नॉन डाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस। तो इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर सकता है, गैसेस में भी चेंज कर सकता है, तो ये सब चेंजेस ला सकता है। तो मेनली कुछ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स होते हैं, इनका काम जान लीजिए क्या क्या होता है। जैसे कि एसीटेट बना देता है, प्रोपायोनेट बना देता है, ब्यूटारेट बना सकता है ना। तो ब्यूटारेट भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जो ह्यूमन के कोलोन के सेल्स होते हैं, कोलोनोसाइट्स, उसमें काम आता है। और ये एपोप्टोसिस ऑफ कोलोन कैंसर सेल्स जो हो रहा है ना, उसमें उसका मार देते हैं ना, लड़ते हैं ना, क्या कोलोन कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, जान से खल्लास कर सकते हैं। तो अगर खल्लास ही नहीं कर पाएगा है ना, तो ये सब अगर चीज नहीं लीजिएगा बॉडी के अंदर, क्या नहीं लीजिएगा? फाइबर रिच फूड है ना। इसीलिए फाइबर रिच फूड क्यों बोला जाता है? ये सब दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना। और फिर दही खाइए, कर्ड खाइए, ये सब भी यूजफुल है फॉर इंक्रीजिंग देयर ग्रोथ है ना। तो इनका ये खाएंगे तभी ना ग्रो करेंगे, तो ग्रो करते रहना, कराते रहना है, ठीक है। कुछ फिर प्रोपाइनेट, एसीटेट, ये सब भी रिलीज करते हैं, ये सब भी हेल्प करता है ग्लूकोनेजोसिस में। कुछ स्टडीज ऐसा भी पाया गया कि खाना भूख बढ़ाने है ना, तो ये सब से उसको बढ़ाने में काम आता है ना। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में एसीटेट भी काम आता है। तो इसीलिए जो हम अनहेल्दी चीज खाते रहते हैं ना, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल बहुत पी रहे हैं ना, बहुत मीठा मीठा सॉफ्ट ड्रिंक सब पी रहे हैं, तो ये सब नहीं खाना है ना। तो इनएक्टिविटी, कुछ ना कुछ करते रहना है। ओबेसिटी हो गया, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज, ये सब सारा है ना 1950s के कम से जनरली ये सब बढ़ते जा रहा है, सारा चीज बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हमारा माइक्रोबायोम खराब होते जा रहा है। खराब होते जाएगा तो नॉर्मल सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो फिर वो कैंसर सेल में तब्दील हो सकता है। इसीलिए क्या खाए? हाई फाइबर रिच फूड भी खाते रहिए। नॉर्मल डाइट तो करेंगे ही, तो उसमें भी ये सब कुछ खाते रहिए, क्योंकि हम लोग को अपना तो खाना ही है, अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खाना देते रहना है। जैसे कि ओट्स खाइए है ना, स्पिनच खाइए है ना, आलमंड्स हो गया ना, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया ना, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज, ये सब लिग्निन पेक्टिन में रिच होते हैं। एप्पल खाइए है ना, एप्पल, तो ये सब खाएंगे। ब्रोकली हो गया है ना, तो कॉर्न खाइए है ना, बहुत सारे ये सब आप लोग दे सकते हैं ना। इसमें यूनिट भी दिया हुआ कुछ, अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका पढ़ सकते हैं, कितना ग्राम रिक्वायर्ड होता है पूरे बॉडी में जनरली है ना। हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोज इम्बाइंड नहीं होता है ना, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है सेलुलोज का, इसीलिए हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है, बहुत वो मुश्किल से हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए फाइब्रस सेलुलोज रिच फूड खाना चाहिए। ये सब जो फोटो दिख रहा है आपको, ये सब खाना चाहिए ना। जनरली बॉडी इनटेक की बात करें तो जनरली है ना, हमारा अगर 38 है ना, 38 या फिर 38 ग्राम खाना चाहिए पर डे, डेली रिक्वायरमेंट है ना। जनरली 25 से 40 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक और अच्छा रीजन क्या है कि मतलब डेली कैंसर का इंसिडेंस क्यों बढ़ते जा रहा है एडल्ट्स इन अंडर 50? क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, स्क्रीनिंग रेट जो है ना, ये सब भी स्क्रीनिंग टेस्ट बढ़ रहा है, डायग्नोस करने का टेक्निक सब ज़्यादा डेवलप हो रहा है, वेल डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इसके कारण कैंसर का इंसिडेंस भी ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए कैंसर भी ज़्यादा पता चल रहा है। ये भी एक कारण दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए कैंसर को रिड्यूस करने के लिए? सबसे पहले क्या? डू नॉट स्मोक, ठीक है, स्मोक नहीं करना है। एनी फॉर्म ऑफ टोबैको है ना, खाने वाला या फिर सिगरेट या फिर बीड़ी, उस सबसे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं करना है। तो और जो भी है ना, होम को भी स्मोक फ्री रखना है ना। जो भी हमारे पैसिव स्मोकर है उसको भी वो भी नहीं होने देना, जो हमारे बगल में जो बैठे हैं है ना, जो उनको भी उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। फिर हेल्दी डाइट खाना है ना। इवन ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस मदर्स कैंसर रिस्क है ना, ब्रेस्ट फीडिंग जो रिड्यूस करता है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि है ना, क्यों जितना ज़्यादा लाइफ टाइम में एस्ट्रोजन से आपका एक्सपोजर होगा, उतना आपको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो जनरली जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है उस समय, लैक्टेशन के समय में एस्ट्रोजन वगैरह तो रिलीज नहीं होता है ना, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग
के कारण रीजन दिया जाता है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एस्ट्रोजन का लेवल। अगर लाइफ टाइम की बात करें, अगर ज्यादा एक्सपोजर होगा एस्ट्रोजन से तो ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा चांस है, एस्ट्रोजन से कम होगा तो उसका कम चांसेस है, तो इसीलिए ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड फॉर मदर्स हेल्थ, नॉट ओनली इट इज बेनिफिशियल फॉर बेबी तो है बट ऑल्सो फॉर मदर। ठीक है, फिर वैक्सीनेशन कराना है अपने चिल्ड्रन लोग का, है ना, हेपेटाइटिस बी हो गया या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उसके अगेंस्ट, और सनलाइट में ज़्यादा नहीं जाना है ना, क्योंकि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचना है ना। थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना कुछ मिनट्स के लिए, 10-15 मिनट्स, बट नॉट एक्सेसिव यूज ऑफ सनबाथ। ठीक है, फिर क्या है, रिड्यूस इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन वगैरह को घटाना है ना, और फिर है ना सॉइल हो, वाटर हो, सब कुछ, एयर पॉल्यूशन सबको कम करना है। फिजिकली एक्टिव रहना है ना, लिमिट अल्कोहल इंटेक नहीं लेना है, और जनरली जो भी हमारे आसपास पड़ोस में मान लो कैंसर का स्क्रीनिंग हो रहा है, जो भी प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ जाके चेकअप कराना है, जानना है, एडुकेट होना है, सुनना है, समझना है ना, ये वीडियो देखिए तो सीखिए, समझिए। ठीक है, तो ये सब में पार्टिसिपेट करना है ना। इसके अलावा अगर तो चलिए ये सब चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहा है तो प्रिकॉशन लेंगे तो बहुत अच्छा है, बट अगर हो गया तब तो फिर हमारे पास ये सब कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो प्रेजेंट है, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया ना, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है, कीमोथेरेपी हो गया, ड्रग्स वगैरह केमिकल से, टारगेटेड थेरेपी हो गया, जो पर्टिकुलर टिश्यूज है उसको ठीक किया जाता है, उसमें क्या बीमारी क्या चेंजेस उसको पर्टिकुलर ठीक किया जाता है ना, रेडिएशन वगैरह है ना के कारण जो दिया जाता है उसके गामा रेज एंड ऑल, उसके थ्रू इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी हो गया, जैसे कि इंटरफेरॉन हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना, ये सब के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ एजुकेशन मिला होगा इसके बारे में। डू लाइक आवर चैनल, डू लाइक आवर वीडियो है ना, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एंड शेयर द नॉलेज विथ फ्रेंड्स, है ना, शेयर, है ना, शेयर करिएगा तो जो भी नॉलेज स्प्रेड करिएगा तो और बढ़ता ही है। तो डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, है ना, जो आस पड़ोस के जो भी आपके कंसर्न है, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, सबको एजुकेशन स्प्रेड करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय, टाटा।